नमस्कार। अब तक हमने विश्व की कई जनजातियां और भारत की कई प्रमुख जनजातियों का अध्ययन किया। मैं बता देना चाहता हूं कि जनजाति क्या होती है। सभ्यताओं की चकाचौंध से दूर रहने वाली, आदिम जीवन पद्धति जीने वाली, भाषा और परंपरागत संस्कार रखने वाली, प्राथमिक उद्यम और छोटे मोटे समूह में कार्य करने वाली, और लगभग सभी महाद्वीपों में इस तरह की जो जनजाति एक अलग रूप में विद्वान करती है उसे आदिवासी नाम से जाना जाता है। ये लोग अपनी जो विरासत है इनको बनाए रखने के लिए इनकी काफ़ी सामाजिक जो प्रतिबंध होते हैं कठोर होते हैं और कड़े होते हैं। इनके नियम जो होते हैं काफ़ी सख्त होते हैं। मुख्य रूप से मैं इनकी बात करूं तो ये लोग प्राथमिक कार्यों से संलग्न होते हैं, जैसे आखेट करना, मछली मारना, पशुपालन करना, वस्तु वन वस्तु संग्रह और संदिग्ध जो कृषि के भरण पोषण करना होता है। भौतिक परिवेश के अनुरूप इनका जो निवास स्थान बनाना होता है। विशिष्ट आचार विचार के अनुसार इनकी सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना और आधुनिकता से ये कोसों दूर रहने वाली एक जनजाति होती है जो आधुनिकता की इनका कोई तालमेल इनके साथ में नहीं होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है ये काफ़ी पिछड़ी व्यवस्था में होते हैं और प्रकृति के साथ इनका जो संबंध है वो सीधा होता है। और ये प्रगति के रूप में हम इनको देखें तो ये बिल्कुल न्यूनतम की मात्रा में होते हैं। इनमें किसी तरह की कोई भी प्रगति का प्रवेश नहीं कर पाया होता है। हम देखते हैं कि इनका जो व्यवसाय है, रहन सहन है, सामाजिक संगठन है, मान्य मूल्य है आदि सारे प्रकृति जनित मुख्य रूप से होते हैं। ये जो लोग हैं मुख्य रूप से जंगली और पहाड़ी और ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां इनका आधुनिकतम लोगों से मुख्य रूप से कम इनका संपर्क हो पाए। जैसे मैं भारत में बात करूं तो ये इस तरह की एक जनसमूह को आदिवासी या ट्राइबल कहा जाता है जो अपने प्रजातिगत जो गुण होते हैं, उनकी जो वंशावली होते हैं, पारंपरिक जीवन पद्धतियां होती हैं, विशिष्ट रीति रिवाज होते हैं और प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल संयोजन से अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुए हैं, उन्हें आदिवासी के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में मैं इनको बताऊं तो ये समाज के वे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो सभ्यता की दौड़ में काफ़ी पीछे रह गए हैं। और स्वाभाविक है कि जो वर्ग दौड़ में आगे बढ़ा है उसकी पारिस्थितिकी इनसे काफ़ी अलग होती हैं, भिन्न होती हैं। अतः इन दोनों परिस्थितियों को समझने के लिए मानव पारिस्थिति को की जो विशेषताएं होती है उसका ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत में मैं बात करूं तो मुख्य रूप से अनेक ऐसी जो अनुसूचित जाति और जनजाति है ये निवास करती है। जनजाति वर्ग के लोगों की जो विशाल संख्या है वो काफ़ी 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। और भारत अपने विकास के जहां भारत अपने विकास के कारण एशिया के अग्रणी देशों में वहां इन जनजातियों की जो जीवन पद्धति को देखते हुए ये अति पिछड़ा हुआ रूप प्रकट करती है। यहाँ की 5.2 करोड़ जो आदिम जनसंख्या है, आदिम जीवन जी रही है, जिन्हें ये भी पता नहीं कि भारत एक स्वतंत्र देश है और उस देश की राजधानी दिल्ली है। और वास्तव में हम मुख्य रूप से देखें तो इन आदिवासियों का मुख्य धारा से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में अलग थलग ही रहने और जीवन यापन करने में अपने आप को सर्वसुलभ समझते हैं। हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से ये ऐसे लोग हैं या ऐसा मानना है कि सभ्य लोगों से हारकर ये इन लोगों को जंगल की ओर जाना पड़ा। आज जो आदिवासियों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है और अंडमान द्वीप समूह में मुख्य रूप से भारत में देखने को मिलती है। और ये जो सभी प्रदेश हैं इन सभी प्रदेशों को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। 3 प्रदेश जो भारत में मुख्य रूप से बांटे गए हैं उनमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की मैं मुख्य रूप से बात करूं तो इसमें जो रहने वाली जनजातियां हैं वो थारू, लेपचा, भोटिया, डफला, मिसमी, गारो, खासी, नागा, गद्दी, कुकी, चकमा, गुरंग विशेष उल्लेखनीय ये जनजातियां हैं जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती हैं।
मध्यवर्ती क्षेत्र की मैं जनजातियों की बात करूं तो इनमें गोंड, भील, संथाल, उराव, मुंडा, हो, कांद, खरिया, बेगा, सावरा, गदब और बोंदा विशेष रूप से उल्लेखनीय जनजातियां हैं जो मध्यवर्ती देश के मध्यवर्ती क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवास करती हैं। भारत के दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियों की मैं मुख्य रूप से बात करूं तो इनमें टोडा है, पनियन है, कांदर है, चेंचू है, कुरोवन है, अंडमानी है, जरवा है, निकोबारी है और सेंटनली, ओंग और सोपन मुख्य रूप से जनजातियां हैं जो भारत की दक्षिणी क्षेत्र में भी निवास करती हैं। इसके अलावा भी ऐसी कई जनजातियां हैं जिनको कई अलग अलग नामों से भी संबोधित किया जाता है, जिनमें जुआंग, कोया, मिनिकोय, होडम्बो, बेगा, गढ़वा, चेंचू, कोल, कोरवा, कुकी, कुल्लू, मेथे, खासी, चकमा, खोंग, उराव, नागा, गोड, संथाल, गारो, भील, अंडमानी, भोटिया और टोंडा प्रमुख जनजातियां हैं। इनके अलावा भी भारत में बहुत सारी सैकड़ों ऐसी जनजातियां हैं जो आदिवासी जीवन यापन अपने आप को करती है। अब मैं मुख्य रूप से बात करूं तो भील जनजाति की बात कर रहा हूं। भील जनजाति है भारत की आदि प्राचीन प्रजातियों में मुख्य रूप से इस भील जनजाति का उल्लेख जो है अनेक पुराण ग्रंथों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। भगवान राम की सेना में भील प्रमुख योद्धा थे। भील द्रविड़ शब्द बील से बना है जिसका अर्थ होता है कमान। तीर कमान धारण करने वाली जाति को भील कहा गया है, ऐसी अवधारणा है। और हम देखते हैं कि इस प्रजाति का जो इतिहास है ईसा से 1000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। इनका जो विस्तार है राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये अपने जो पराक्रम के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ये कई महान लड़ाइयों में हिस्सा लेने के कारण विजेताओं के कोप भाजन बनते रहे हैं। इसी क्रम में ये न एक स्थान पर स्थिर रह सके और न निश्चित पेशा अपना सके, जिससे कि अपने आप को एक स्थिर जनजाति के रूप में स्थापित कर सके। मुसलमानों के आक्रमण के बाद दुर्गम स्थलों की ओर ये मुड़ गए और किसी प्रकार अपना जीवन यापन करते रहे। भीलों के आक्रमण की गाथा राजपूत काल से लेकर ब्रिटिश काल तक यंत्र तंत्र मुख्य रूप से कई जगह मिल जाती है या बिखरी पड़ी है। राजाओं और जमींदारों की कृपा से बहुत सारे भील परिवार स्थायी निवास बनाकर बस गए और कृषि तथा पशुपालन करने लगे। अब भी इनकी आर्थिक जो दशा है वो काफ़ी दयनीय है और राजस्थान की भील अपने उजला अर्थात शुद्ध भील मानते हैं। कालिया भील मिश्रित भील होते हैं और कृषि के स्थान पर आखेट पसंद करता है। भील कदावर और चुष्ट पुष्ट और हष्टपुष्ट होता है। इनका रंग तांबे के समान और नाक नक्शा साधारण होता है। भारत में जो भीलों की संख्या है लगभग 60 लाख है और इनकी जो सर्वाधिक संख्या है वो मध्य प्रदेश में है। भारत की अन्य जो राज्य हैं जिनमें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र उल्लेखनीय है जहां भील जनजाति निवास करती है। अब मैं इनके निवास क्षेत्रों की मुख्य रूप से बात करूं तो पहले मैं इसमें बता चुका हूं कि मूलतः ये पश्चिमी भारत के निवासी हैं। आज भी इनकी संख्या गुजरात में 15 लाख से अधिक है, राजस्थान में 10 लाख और महाराष्ट्र में 7 लाख भील मुख्य रूप से निवास करते हैं, इससे ज़्यादा ही है। इन सभी राज्यों में अति दुर्गम स्थलों में इनके निवास पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी जनपद में भील जनसंख्या जो सर्वाधिक निवास करती है। इससे ये स्पष्ट है कि भील प्राचीन काल से पश्चिमी भागों के आदिवासी रहे हैं या माने जाते हैं। अब मैं इनकी जीवन पद्धति और अर्थतंत्र की बात करूँ तो कुछ विकट क्षेत्रों के अतिरिक्त भील स्थायी कृषि करने लगे हैं। प्रारंभ में ये स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे और ऐसी कृषि को ये लोग दहा दिया कहते हैं। स्थायी कृषि के संपर्क में आने के कारण इनको स्थायी कृषि का लाभ ज्ञात होने लगा, जिसका ये फायदे भी लेने लगे। जिन क्षेत्रों में कृषि भूमि की कमी है यहाँ ये जंगल के समीप स्थित ये लकड़ी या अन्य वस्तुओं का संग्रह करते हैं और कृषि के वर्षा पर आधारित होने के कारण इनके सामने भूखमरी का सवाल पैदा हो जाते हैं कई बार ऐसे। अतः ये आसपास के क्षेत्रों में श्रमिक का कार्य भी करने जाते हैं। अपनी जो भूख होती है उसको ये शांत करने के लिए इन्हें एक अपराधी तक बनना पड़ता है। इनकी जो निर्धनता है और भूखमरी के प्रति जो समाज और सरकार की अपेक्षा इन्हें कुछ भी करने के लिए बाध्य करती है। जब अन्न की कमी होती है तो ये आखेट से अपना काम चलाते हैं, किंतु भगत भील मांस या मदिरा से परहेज करते हैं। ये शराब के शौकीन होते हैं जबकि ये दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि भीलों का जो अर्थतंत्र है कृषि आधारित है और लेकिन कृषि
अति प्राचीन पद्धति से करने के कारण इनको जो आर्थिक स्थिति है अभी भी इनकी दयनीय बनी हुई है। अब मैं इनकी भोजन सामग्री की बात करूँ तो भील प्रधानतः मोटा अनाज, साग सब्जी, मांस, कंदमूल खाते हैं। अनाज पूरे वर्ष के लिए पैदा करना अब भी इनके लिए संभव नहीं हो गया। श्रमिकों के रूप में काम करने वाले लगभग सभी वस्तुओं का आहार करते हैं, लेकिन शराब के बहुत बड़े शौकीन होते हैं। कहा जाता है कि भीलों का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो शराब है। जंगली पशुओं का मांस ये बड़े चाव से खाते हैं। भील शिकार में बहुत ही निपुण जनजाति है। जिन क्षेत्रों में कुछ सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है वहाँ विविध खाद्यान्न उत्पादित किए जाते हैं जो इनके भोजन में विविधता लाते हैं, जैसे मछली का शिकार भी इनकी भोजन का मुख्य अंग है। अब मैं इनकी वस्त्र और आभूषण की बात करूँ तो भील न्यूनतम वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्रों को आधार मानकर इन्हें वर्गों में विभक्त किया गया है, लंगोटिया भील और पोतिया भील। लंगोटिया भील केवल कमर में लंगोटी पहनते हैं और स्त्रियां लहंगा पहनती है, जबकि पोतिया भील कमीज और धोती पहनते हैं और स्त्रियां घाघरा पहनती है। लगभग सभी पुरुष साफा बांधते हैं और स्त्रियां गिलेट, तांबा और पीतल के आभूषण मुख्य रूप से पहनती हैं। राजस्थानी और गुजराती भील स्त्रियां घूंघट भी मुख्य रूप से निकालती हैं। अब मैं इनकी जो घर है और बस्ती है ये किस तरह के, इन पे जैसे चर्चा करूं तो भीलों का जो आवास है प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर मुख्य रूप से आधारित होता है। बांस और लकड़ी की दीवार और फूस का छाजन सामान्यतः भील गृह या घर बनाने के रूप में कार्य लेता है, जिन्हें ये झोंपड़ी कहना पसंद करते हैं या उचित होता है। अधिकांश ऐसी झोंपड़ियां ऊंचे स्थानों पर बनाई जाती है और एक गोत्र के भीलों की झोंपड़ियां एक साथ बनी होती हैं, जिसे ये फना कहते हैं। फना का जो सामूहिक नाम होता है उसे पाल, जिसे गांव कह सकते हैं। और गांव के स्थल का जो चुनाव होता है वो मुखिया करता है। इस प्रकार के चुनाव में जल स्रोत हैं, सुरक्षा है, कृषि भूमि है, वन और स्वास्थ्य संबंधी तत्व हैं, वो प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। घरों के निर्माण में खपरेल का उपयोग भी करने लगे हैं। एक घर में 2 या 3 कमरे, बरामदा और आंगन मुख्य रूप से होते हैं। बरामदों में बकरी या गाय बांधते हैं और आंगन में घास और लकड़ी जलाने की लकड़ी ये मुख्य रूप से रखते हैं। अब मैं इनकी उपकरण और अस्त्र की बात करूं तो मुख्य रूप से भील कृषि के लिए लकड़ी का हल, कुदाल, खुरपी और कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है। वनों से ये लकड़ी काटने, गृह निर्माण करने और शिकार करने में कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। तीर, धनुष शिकार के प्रमुख साधन हैं, लेकिन अब ये शिकार के लिए बंदूक का भी प्रयोग करने लगे हैं। खाने पीने के बर्तन साधारणतः धातुओं के होते हैं और मछली का शिकार ये जाल से करते हैं, जिसका निर्माण ये स्वयं खुद करते हैं। इनके सामाजिक संगठन की मैं बात करूं तो भील समाज विविधता का प्रतीक है, क्योंकि इन पर मित्रों और शत्रुओं दोनों का प्रभाव पड़ा है। हिंदू राजाओं के प्रभाव में आने के कारण ये हिंदू समाज की प्रथाओं को अपनाने लगे हैं, जबकि मुसलमानों के कोप भाजन के कारण ये मुसलमान तो बन गए लेकिन हिंदुत्व के मोह को अभी भी बनाए हुए रखते हैं। ये अनेक समूहों में बंटे हैं, जैसे अटका, उदारब, गोत्रिया आदि में। इनमें सगोत्रीय विवाह वर्जित है। केवल मध्य प्रदेश की जो भीलों के 122 गोत्र हैं। गांव का जो मुखिया होता है वो सामाजिक संगठन का अगुवा होता है। बिना मुखिया की आज्ञा के एक भी कार्य संपन्न नहीं होता है। और अब ये ग्राम देवताओं के स्थान पर हिंदू देवताओं की आराधना मुख्य रूप से करने लगे हैं, जिनमें मुख्य रूप से हनुमान की पूजा का अधिक इनको महत्व देते हैं ये। और कुछ मुसलमान भील भी हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब के समय इनका धर्म परिवर्तन किया गया था। इनके गांव में वेद, पुरोहित, चरवा, कोरबार और ढोलिकिया भी होते हैं। इनके पिता प्रधान व्यवस्था होती है और पिता को असाधारण अधिकार प्राप्त होते हैं। शादी के बाद प्रत्येक पुत्र अपना अलग घर बनाकर रहता है, लेकिन सभी धार्मिक कार्यों का नियंत्रण पिता करता है और ये आवश्यकता अनुसार पुत्रों को खेत, पशु आदि की सुविधाएं देते हैं। उत्सव और त्योहारों पर पिता का जो आवास है गतिविधियों का मुख्य केंद्र होता है। विवाह के अवसर पर कन्या मूल्य पिता देता है, जिनमें गंधर्व और अपहरण विधि से विवाह संपन्न होता है। विवाह के पूर्व संतानों का जो महत्व समाज में उतना ही होता है जितना विवाह के बाद की संतानों का होता है। इनमें तलाक का अधिकार पति को होता है। विधवा विवाह भी इनमें मुख्य रूप से प्रचलित होता है। और मृतक का दाह संस्कार ये लोग करते हैं और जहाँ ये समाधि बनाते हैं उस पर स्मृति चिन्ह के रूप में सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक बनाते हैं। इससे ये स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि भीलों की जो सामाजिक व्यवस्था है, अनेक तत्वों का इनमें गहरा प्रभाव है वो दिखाई
देता है। इनकी वीरता और सेवा भावना इन्हें राजपूत राजाओं का प्रिय बना दिया है, जिसके फलस्वरूप इनमें अनेक ऐसे रिवाज बन गए हैं जो बहुधा आदिवासी समाज में नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार जंगल और कठोर प्राकृतिक परिवेश ने इन्हें अनेक रूपों में आदिवासी आदतें दी हैं, और फलतः भील समाज संकीर्ण व्यवस्था का एक प्रतीक है जो आज प्रकृति की ओर अग्रसर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। धन्यवाद।